हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सीडीपी के क्वेश्चंस के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये सितंबर 2016 के पेपर्स हैं, पेपर सीटेट पेपर 1। और इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस को आज देखेंगे, 1 to 15 क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। फर्स्ट, जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सेकंड ऑप्शन, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। थर्ड ऑप्शन, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। फोर्थ ऑप्शन, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण जो वातावरण है उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जब कक्षा की जो गतिविधियां हैं वो चुनौतीपूर्ण जब नहीं होती हैं तो वह खुद को कम प्रेरित महसूस करता है, कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रतिभावान शिक्षार्थी जब भी कक्षा में हो तो ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चे के लिए प्रेरणा देने वाली हो या चुनौतीपूर्ण हो। ठीक है, और अगर चुनौतीपूर्ण नहीं है, अगर प्रेरणा देने वाली नहीं है, तो वो खुद को चुनौतीपूर्ण अनुभव नहीं करता और आगे नहीं बढ़ पाता है और विषयों में भी कम रुचि लेने लगता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, जो उसकी इफेक्टिव जो लर्निंग है उसको बढ़ा सकती है, किस तरह से। फर्स्ट ऑप्शन, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। सेकंड ऑप्शन, अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। थर्ड ऑप्शन, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। फोर्थ ऑप्शन, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारी इफेक्टिव लर्निंग है, जो प्रभावी अधिगम है, उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो ड्रिल और अभ्यास के द्वारा तो इससे प्रभावी अधिगम को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, प्रभावी कैसे होगा? प्रभावी होगा ऑप्शन नंबर थर्ड से, विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ आप संबंधित कर दीजिए। जैसे कि अगर आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझ पाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस विषय वस्तु को, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ से आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ अगर संबंधित कर देंगे तो वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें ये बताना है। जो हमारा ए है स्टेटमेंट, वो है बच्चे जानकारी से निष्क्रिय प्राप्त करता है। जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता, यानी कि बिल्कुल ही निष्क्रिय रहते हैं बच्चे। सेकंड है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे समस्या का समाधान करते हैं। तो यस, बच्चे समस्या समाधान करता है। और बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। हाँ, ये जितनी भी बातें कही गई हैं ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कही हैं, लेकिन निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बोला है। ठीक है, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं बच्चे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी, सी और डी, तो बी, सी, डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं बी, सी और डी किस ऑप्शन में है। बी, सी और डी हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। यानी कि इनमें से कौन सी जो विधि है, जो मेथड है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है बच्चों का जो संप्रत्यात्मक विकास है, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी सबसे मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, ये बताना है। फर्स्ट है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदला जाए। मतलब करने के लिए कहकर, मतलब अगर आप कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पर विद्यार्थियों के जो गलत विचार हैं उनको सही विचारों में बदलना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इससे तो बिल्कुल भी कोई प्रभावी नहीं होगा। सेकंड है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब वो अपना तर्क लगा पाएँ।
ठीक है, अपना तर्क लगा पाएँ और उन्हें उदाहरण दीजिए आप कई सारे, तो इससे बच्चा सीखता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना। दंड का उपयोग करना नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा यहीं पर। और पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्यय को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो अपने आप तो बच्चा नहीं समझ पाएगा ना, स्कूल आया है तो कुछ सीखने के लिए आया है, तो हमें उसके विचारों के लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत सारे आप उदाहरण दीजिए पहले, और उसके बाद उसे अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करने दीजिए और बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखेंगे ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। मतलब कि जो टीचर है उसी का अधिकार है, एकाधिकार मतलब यही है कि उसी एक का अधिकार है और वो आदेश दे रहा है कि क्या किया जाना चाहिए। तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको किसी को आदेश नहीं देना। ठीक है, वेट, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये केवल और केवल जो पढ़ने लिखने की जो मतलब संज्ञानात्मक जो कुशलता है, यानी कि जो हमारी कॉग्निटिव स्किल है, बस केवल उसी पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा भी नहीं है। अगर हम एनसीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे स्कोलास्टिक डेवलपमेंट और को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट दोनों पर ध्यान दिया जाता है ना। तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसलिए। थर्ड है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। यानी कि जो शिक्षक है वो सारे अधिगम में आगे है और जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें बच्चे किस तरह का वातावरण चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो जो अपनी बात कह रहे हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो संवेगात्मक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो रही है और वो ये महसूस करते हैं कि हाँ, अगर मैं अपनी बात कुछ कहता हूँ या अपनी बात रखता हूँ तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट हूँ। ठीक है, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फोर्थ है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। मतलब कि बच्चा क्या विचार करता है, बच्चा क्या सोचता है, इस विषय के बारे में क्या पता चलता है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो फ्रेंड्स, जो स्मृतियाँ होती हैं वो पहले से भंडारित होती हैं, ये है ऑप्शन। और हमारा सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं कि पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो चुका है और बच्चे अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, ये भी बात सही है। और साथ ही अगर हम देखें तो पक्षी का प्रत्यय भी वो विकसित कर चुका है, तभी वो देखकर कह पा रहा है कि हाँ एक पक्षी। हालांकि उसने वर्गीकृत नहीं किया है कि पक्षी में कौन सा पक्षी। ठीक है, कौवे को पक्षी बोल दिया उसने, लेकिन प्रत्यय तो विकसित कर चुका है ना कि पक्षी क्या है, उड़ने वाला जो भी होगा वो पक्षी है, उसने ये सोच लिया है। तो और बच्चे जब अपना अनुभव बताना चाह रहा है तो कुछ ना कुछ उसने टूटी फूटी भाषा में या कुछ उपकरण को विकास किया है कि ताकि वो अपनी लैंग्वेज को में अपनी जो थॉट्स हैं उनको बता सके अपनी लैंग्वेज में। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, ABC, जो हमारे ABC स्टेटमेंट है तीनों के तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब बच्चों के अंदर से ही बात आनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। तो ऐसा करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो इस बात को हम यहीं पर ही बिल्कुल कट कर देंगे, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं सभी की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? कोई भी दूसरे के जैसा बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ठीक है? तो तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। हाँ, हो सकता है कि उसने बिल्कुल ठीक कर दिया हो किसी काम को, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसमें कुछ अलग डिफरेंसेस हैं भाई उस दूसरे बच्चे से, तो किस तरह से वो सेम हो सकता है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहीं पर। काम जल्दी करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। तो हमें इस तरह से बच्चे से काम नहीं कराना है। इस तरह से बच्चे के अंदर काम तो बच्चा करेगा, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है भीतरी प्रेरणा की, वो नहीं आएगी। भीतरी प्रेरणा तभी आएगी जब उसे अंदर से लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? काम जल्दी करो तो मैं टॉफ़ी मिलेगी, मतलब वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है ताकि उसे टॉफ़ी मिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। और तुम सीख जाओगे, मतलब इसमें सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक नहीं, यहाँ पर आंतरिक होना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना, यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा होना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी बच्चे से इस तरह से कहोगे कि तुम इस काम को करने की कोशिश करो और तुम ये सीख जाओगे, तब बच्चे के अंदर एक मतलब कि आत्मविश्वास आता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं सीख भी सकता हूँ। तो इससे क्या होगा? आंतरिक प्रेरणा, भीतरी प्रेरणा आएगी। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो बच्चा काम कर तो लेगा, लेकिन सिर्फ बाहरी प्रेरणा के कारण, आंतरिक प्रेरणा उसमें नहीं होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? अगर आप किसी भी बच्चे से ये कहते हैं कि तुम इस काम को करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, तुम कर सकते हो, तो ये आंतरिक प्रेरणा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब कि बच्चा आंतरिक रूप से उत्प्रेरित हो, उसके लिए टीचर क्या कर सकती है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, मतलब कि एक कंपटीशन जैसा आप रख दीजिए उससे। सेकंड है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। थर्ड ऑप्शन, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी। फोर्थ ऑप्शन, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर आंतरिक उत्प्रेरित करने की बात करें आंतरिक रूप से, तो हमने पिछले जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हमने उसमें भी देखा था कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। इससे क्या होगा? बच्चा आंतरिक रूप से उत्प्रेरित हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। मतलब विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा उद्देश्य प्रभावशाली शिक्षक का, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। मतलब कि बस केवल प्रत्यय स्मरण, मतलब बस रटवा दीजिए आप ताकि उसको याद आ सके कि हाँ, इसके बाद ये था। सेकंड है दंडात्मक उपायों का उपयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। फोर्थ ऑप्शन, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो फ्रेंड्स, रटने वाली चीज़, दंड देना और केवल अंकों के लिए पढ़ाना, ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। एक शिक्षक का जो प्रभावशाली उद्देश्य है, एक प्रभावशाली शिक्षक का, वो ये होना चाहिए कि बच्चे के लिए हम सीखने के लिए पढ़ाएं, ना कि उसको केवल नंबर लाने के लिए, केवल रटाने के लिए कि हाँ भाई हम रटाए जा रहे हैं और दंडात्मक उपाय का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो हमारा सम्मान करे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दंडात्मक उपायों का प्रयोग करें या फिर उसको सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए आप उसको पढ़ाएं या फिर रटने पर फोकस करें, ठीक है? इसके लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ एकदम करेक्ट ऑप्शन है कि सीखने के लिए, मतलब बच्चे के लिए प्रेरित करें आप,
जिससे वो जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना ही पसंद करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली जो विद्यालय होते हैं, जो इफेक्टिव स्कूल होते हैं, उनमें से कौन सा जो हमारा स्कूल है वो कौन सा स्कूल है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन शारीरिक दंड, सेकंड ऑप्शन व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, थर्ड ऑप्शन उपयोगितात्मक कक्षा, फोर्थ ऑप्शन निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा उदाहरण है प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का, वो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। यानी कि व्यक्ति अपने अनुसार क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है, व्यक्ति का व्यक्ति के सापेक्ष अधिगम हो रहा है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, 11th है, विकास का शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। शिरः पदाभिमुख दिशा सिद्धांत जो है विकास का, वो क्या व्याख्या करता है, ये बताना है कि विकास जो है हमारा इस प्रकार आगे बढ़ता है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, मतलब भिन्न भिन्न कार्यों से एक इंटीग्रेटेड कहीं पर कोई काम हो रहा है उसकी ओर। सेकंड है सिर से पैर की ओर, यानी कि हेड टू टो। थर्ड है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। अगर आपने विकास के सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद ही जानते हैं कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, जब बच्चे को कंसीव करती है कोई भी जो मदर होती है, अगर वो बच्चे बेबी को कंसीव अगर करती है तो पहले क्या होता है, पहले उसके सिर का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो धीरे धीरे पूरी बॉडी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो सिर से पैर की ओर जो हमारा विकास होता है वो होता है शिरः पदाभिमुख। ओके, और जो बच्चा जब बर्थ ले लेता है और उसके बाद भी जो हमारा विकास होता है वो कुछ इसी तरह से होता है। ओके, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चे का अगर आप भाषा का विकास करना चाहते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय कौन सा होगा ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन मध्य बचपन का समय, सेकंड ऑप्शन वयस्कावस्था, थर्ड ऑप्शन प्रारंभिक बचपन का समय, फोर्थ ऑप्शन जन्म पूर्व का समय। तो भाई सबसे पहले बच्चा बोलना कब सीखता है ये देखते हैं। जन्म पूर्व का समय ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म से पूर्व बच्चा कुछ नहीं सीखता। ठीक है, इस दुनिया में आकर ही बच्चा कुछ भी सीखता है। वयस्कावस्था ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप बड़े होकर सीखेंगे क्या कुछ भी? अगर आपको बोलना सीखना है तो तब तक कैसे सीखेंगे? सीधी बात यह है कि बच्चा कब बोलना शुरू करता है, ठीक है, तभी तो उसमें भाषा का विकास होगा। वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपने शब्दों को नहीं बता पा रहा है कि ये क्या है और किस तरह से उसको वो मतलब व्यक्त अपनी बात को किस तरह से करे, वो ये नहीं जानता है ना। तो इसके लिए भाषा का विकास ज़रूरी है। तो भाषा का विकास कैसे होता है? जैसे हम घर में बोलते हैं, बच्चा वैसे ही बोलना सीखता है। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है ना, यहाँ से बच्चे के अंदर भाषा विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील समय होता है। अब संवेदनशील क्यों कहा गया है? क्योंकि हम बच्चे के सामने जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा ही हमें बोलेगा। ठीक है, बच्चा वैसा ही बोलना सीखेगा। सीधी सी बात है, बच्चा एक ही होता है लेकिन वो जिस माहौल में जिस तरह से पला और बड़ा होता है उसके अंदर वही गुण और वही संस्कार आते जाते हैं। तो भाषा भी इसी तरह से बच्चा एक्वायर करता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन का समय ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। फर्स्ट ऑप्शन वृद्धि और विकास, सेकंड ऑप्शन स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, थर्ड ऑप्शन अनुशासन और पौष्टिकता, फोर्थ ऑप्शन आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लेते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, यानी कि खेलने कूदने में बहुत अच्छी है। माता पिता जो हैं, उसके पेरेंट्स जो हैं वो दोनों के दोनों प्लेयर हैं
और डेली डेली उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए भेजते हैं। सप्ताहांत यानी कि जब एक पूरे वीक का जब मतलब वीकेंड जब होता है उस टाइम पर उसे खुद भी ट्रेनिंग देते हैं। तो क्या संभव है, ठीक है, क्या क्षमताएं हैं कि संभव हो सकती हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि आनुवांशिकता और पर्यावरण। उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पर्यावरण, जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट है उस बच्चे के लिए वो बना दिया है कुछ इस तरह का कि जहाँ पर वो क्या करती है, ट्रेनिंग करती है अपनी प्लेयर होने की, ठीक है। और आनुवांशिकता मतलब कि उसे जो पेरेंट्स हैं उनसे तो मिली ही है खेलने कूदने की जो अच्छी क्षमता है वो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक कौन से हो सकते हैं। तो जो हमारा सोशलाइजेशन होता है उसके 2 वाहक होते हैं, ठीक है। एक तो मुख्य वाहक और एक गौण वाहक। मुख्य वाहक में हमारा आता है परिवार, ठीक है। परिवार जो होता है वो बच्चे के समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। और अगर गौण वाहक की बात करें तो वो कौन सा होगा, इन ऑप्शन में से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विद्यालय और पास पड़ोस, सेकंड ऑप्शन विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, थर्ड ऑप्शन परिवार और रिश्तेदार, फोर्थ ऑप्शन परिवार और पास पड़ोस। तो फ्रेंड्स, जो समाजीकरण का गौण वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस। क्योंकि बच्चा कहाँ रहता है सबसे ज़्यादा रहता है घर में, ठीक है। तो समाजीकरण उसका कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से, ठीक है। परिवार से स्टार्ट हो गया तो वो उसके मुख्य वाहक हो गए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें गौण वाहक की तो विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि परिवार से निकलकर बच्चा कहाँ जाता है, परिवार से निकलकर बच्चा जाता है पास पड़ोस में, उसके यानी कि उसका जो समाज है, जिस सोसाइटी में वो रहता है वो और वहाँ के लोग, पास पड़ोस। और बाद में विद्यालय, तो विद्यालय और पास पड़ोस उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कल फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और फ्रेंड्स कल संडे भी है तो कल हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है आज के लिए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव विगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है, हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका मेन रीज़न क्या है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अन्योन क्रिया, सेकंड ऑप्शन मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन, थर्ड ऑप्शन उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, फोर्थ ऑप्शन संतुलन। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, लेव विगोत्स्की के अनुसार, हमें सिर्फ लेव विगोत्स्की के अनुसार बताना है। हमें नहीं देखना कि संज्ञानात्मक विकास तो पियाजे ने भी दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो हमें वहाँ नहीं जाना है। हमें केवल ये देखना लेव विगोत्स्की ने क्या कहा। तो इसके लिए जब तक लेव विगोत्स्की की थ्योरी हमें नहीं पता है तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आप लेव विगोत्स्की की थ्योरी को समझें, और अगर थ्योरी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं और लेव विगोत्स्की की थ्योरी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। लेव विगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन क्रिया होता है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि जो बालक होता है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति, इनके जो संबंध हैं, इनके संबंध के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम होता है और यह बालकों में ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। तो समाज और जो वातावरण है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो गया, सामाजिक अन्योन क्रिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी रिवीजन आगे करते रहिए, क्योंकि सीटेट कब हो जाए कुछ पता नहीं है। तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।